He's a self-made man who has defined the industry in a way that nobody can ever match. Mr. Jajees Sija. Pleasure. नंबर कुछ और होता है, हाइप अप करके कुछ और बनाया जाता है. मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरे बच्चे ये सब ये ड्रामा देख रहे हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं. दिस यूज्ड टू बी योर क्राइटेरिया कि ये ड्रामा अच्छा जा रहा है. One thing जो कि ARY ने कभी किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. हम जो काम करते हैं पाकिस्तान के लिए, कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जो कंट्री के अगेंस्ट हो. वाले बड़ी अच्छी कहते हैं कि अल्लाह सबको दे, मुझे थोड़ा ज़्यादा दे. True journalism exists in Pakistan. जिस तरह मशरूम ग्रोथ हुई है न्यूज़ चैनल्स की, उतनी हमारे पास रिक्वायरमेंट थी या है. हमारे ड्रामे ये हैं, हमारे ड्रामे ये. मगर कभी आपने एक्टर्स के ऊपर इस तरह प्रेशर डाला है? क्रिएट करने वाला अल्लाह है, लेकिन ARY ने जितने लोगों के साथ चले हैं वो आज बहुत बड़े बड़े नाम हैं. फिल्म को किस चीज़ की एक्चुअल ज़रूरत है? खपतियों का काम है. यू हैव टू बी मैड टू मेक अ मूवी. पढ़े लिखे लोग आए कहाँ हैं? इंडिया को अगर एग्जांपल दें तो वहाँ पे जनरेशंस हैं. कास्टिंग काउच इंडस्ट्री है और यहाँ जी औरतों को मैनिपुलेट किया जाता है. मैं तो इसको जो माशरा देख रहा हूँ उसमें तो शायद मीडिया बहुत अच्छा है. कल हो सकता है कि मैं AI के कोई बंदा बैठा हो उसको मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ. AI बन भी गया तो उसको आपने कौन से पैसे देने हैं? कभी बगैर पैसे के काम किया आपने? ये खालिद को एडवाइस बड़ी अच्छी की है तूने. Assalamu alaikum and welcome to the show. Excuse me with Ahmed Ali Bhatt. Another episode and another. Obviously बात है, मैं ये नहीं कहूँगा celebrity because celebrities के पीछे जो the true power होती है वो एक network की होती है. He's an occasional cigar smoker, a thoroughbred golfer. Apart from that, he's a self-made man who has defined the industry in a way that nobody can ever match. Ladies and gentlemen, the CEO of the biggest एंटरटेनमेंट न्यूज़, बल्कि मैं तो कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल ARY, मिस्टर जजीस सीजा. थैंक यू वेरी मच सर फॉर टेकिंग टाइम आउट. प्लेजर. अच्छा, ये तो तारीफ होगी. ठीक है. हाउ आर यू? आई एम गुड. यू लुकिंग गुड. लॉस्ट वेट? ट्राइंग टू फॉलोइंग यू. Jj, I've known you for mashallah, alhamdulillah, almost more than 20 years now. और मैं तो ये कहूँगा कि I've seen you grow over the years. I've seen you progress. I've seen you redefine yourself in a lot of ways. I've seen your ups and downs, and thank you for very much for taking time out आज. Let's start. जो सवाल हर एक के माइंड में है, टेलीविज़न का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है जहाँ टिकटॉक आ गया है, जहाँ इंस्टाग्राम आ गया है, जहाँ रेटिंग्स और ये मोनेटाइजेशन सब कुछ आ गई. डू यू फील कि टेलीविज़न इज़ गोना स्टिक अराउंड फॉर अनदर 5 years? I think this one question is being asked by everyone और सबके दिमाग में. But we need to understand one thing, that what is television? पहले तो आप डिफाइन कर लो टेलीविज़न है क्या. टेलीविज़न इज़ नॉट what we do और आप करते हो या कोई भी प्रोड्यूसर या एक्टर. टेलीविज़न इज़ अ बॉक्स जिसके थ्रू आप एक कंटेंट देखते थे. अब आप बात कर रहे हो कि वो स्क्रीन्स में चेंज हो गया है. सो योर फोन इज़ योर टेलीविज़न, योर iPad, योर all these devices are your television. Digital format बोलो आप, format change होते रहेंगे. Okay. Eventually we all are content creators. So television is just one way how we see or how we consume content. मगर हम पहले टेलीविज़न पे जज करते थे ना कि जी रेटिंग आ रही है तो चीज़ अच्छी जा रही है. अब हम रेटिंग से व्यूज़ पे आ गए. अच्छा नहीं, हम पहले भी व्यूज़ ही देखते थे, हम व्यूअरशिप देखते हैं. रेटिंग इज़ the translation how we are judging or evaluating our viewership. So rating is your viewership. When higher the ratings mean higher the viewership. So the views are the same thing. Higher the views means higher the viewership. Specific होती जा रही है. It's far more. The data is improving. पहले डायरी पैनल था, उसके बाद वो पीपल्स मीटर आ गया, अब लाइव व्यूज आ गए. So the data is getting better and better. That's why you have more specific in terms of advertising. But ratings is just form of finding out how you evaluate your viewership. You being a media man, कितने % exploitation होती है ratings की जब हम बात करते हैं? And I'm talking about the good old days. What do you mean by exploitation? कि नंबर कुछ और होता है, हाइप अप करके कुछ और बनाया जाता है. पब्लिक जब मीटरिंग होती थी उसके अंदर भी सुना था कि जी बहुत ज़्यादा रेगिंग होती थी, कि सेट्स होते थे, मीटर पता होता था और बहुत से चैनल इससे फ़ायदा भी उठाते थे. अच्छा, मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है. रेटिंग्स इज़ जस्ट एन इंडिकेशन. अगर पाकिस्तान की 25 करोड़ या 24 करोड़ वॉट एवर, अभी सेंसस में डिसाइड नहीं हुआ कि हाउ व्हाट्स आवर पॉपुलेशन, बट अगर 24 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है तो रेटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ इंडिकेशन कि दिस परसेंटेज ऑफ आवर पॉपुलेशन इज वॉचिंग सर्टन कॉन्टेंट और सर्टन शो.
रिगिंग हो सकती है, होती भी हुई रही है, पीछे कोशिश भी की गई है, बट ये सिर्फ आपको एक इंडिकेटर देती है. पहले आपके पास इंडिकेशन क्या थी जब हम पीटीवी का ज़माना था, जी वो मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरे बच्चे ये सब ये ड्रामा देख रहे हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं. दिस यूज टू बी योर क्राइटेरिया कि ये ड्रामा अच्छा जा रहा है या ये प्रोग्राम अच्छा जा रहा है. उसके बाद रिसर्च आना शुरू हो गई. अब फोकस ग्रुप आप करते हो जिसमें 8 औरतें या 8 मर्द बैठते हैं और वो आपको आपकी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. रिसर्च इज़ एन इंडिकेटर, डेफिनेट नहीं होता कि जी यही सारी दुनिया सब देख रही थी. सो यू से कि प्रोबेबिलिटी इज कि बिकॉज सो मैनी पीपल आर वॉचिंग, तो ज़्यादा लोग देख रहे हैं. किसी दुनिया में भी सब लोगों का डेटा आपको नहीं मिल सकता, 100% नहीं होता, बिकॉज यू डोंट वांट टू गिव शेयर योर डेटा, यू डोंट वांट टू शेयर योर प्रेफरेंसेस. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, रेटिंग इज जस्ट इंडिकेटर. आप उसको चीट इतना एक लेवल इस तक चीट कर सकते हैं. अगर एक चीज़ कंटेंट है जो बहुत मशहूर है और उसकी रेटिंग नहीं आ रही, सो समथिंग इज़ रॉन्ग, ये पॉसिबल नहीं है. सो वो इंडिकेशन देता है. आई रिमेंबर एट द टाइम जब हमने एक एयरवाई न्यूज़ के ऊपर रेटिंग्स उस वक्त कम थी, अचानक से एक दिन एक स्लॉट पे 7 बजे देयर वाज अ स्पाइक. अचानक से हम सेड कि व्हाट हैपेंड, क्या था यहाँ पे, तो बोले जी एयरवाई स्पेशल लगा था. हु होस्टेड? इकरार उल हसन. वी सेड ओके इंटरेस्टिंग, इकरार ने क्या किया था? एंड दैट्स हाउ सरेआम केम इनटू बीइंग, बिकॉज पीपल वॉच्ड इट. ना उसकी प्रमोशन थी, बिकॉज अ कंटेंट वाज गुड, पीपल वर वाचिंग इट एंड दे स्टार्टेड वाचिंग इट, और वो कंटिन्यूस वॉच हो गया. सो रेटिंग इज जस्ट एन इंडिकेटर. आपको बताता है कि ये चीज़ इस तरह का कंटेंट देखा जा रहा है एंड पीपल आर वाचिंग इट. एक्सक्यूज मी, क्या आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट की कमी है? Well, have no fear. Al Jaleel Developers आपके लिए लेके आ रहा है पाकिस्तान का फर्स्ट पर्पस बिल्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी. A perfect real estate opportunity for the entire family. जहां होगी live performances, concerts, film studio, theme parks, and much more. For further details, call us now. Now back to excuse me. थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डोंट नो. यू हैव कम अ लॉन्ग वे. मतलब आपने पहले काम शुरू किया था एवेन्यू में, एंड सज्जाद गुल साहब के साथ आपने बड़ा काम किया था. एंड दिस वाज व्हेन यू वर फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, एक कराची का मेमन बॉय मूविंग डाउन टू पंजाब. क्यों, मतलब कराची से लोग पंजाब की तरफ इतना रुख नहीं करते थे? व्हाट मेड यू थिंक कि अच्छा यार मैंने लाहौर जाके काम करना है? अच्छा, I didn't start with Avenue or Sajjad Sahab. I started with Interflow, Karachi के अंदर. Interflow, okay. So I was doing my bachelor's. At that time I started doing an internship. और internship करते हुए मुझे वहाँ मीडिया प्लानर की जॉब में, बल्कि मीडिया एंड रिसर्च कंसल्टेंट. So I started from research. My first background was doing research for multiple brands, and I was working there. I worked there for 1 year. Then I moved to Orient McCann. एंड वहाँ मैंने 6 महीने काम किया. एंड देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मूव इनटू एवेन्यू. सो आई वाज इन मीडिया. कैसे, मतलब फोन शोन आया कि अच्छा यार हेलो? नहीं, दैट वाज, आई वाज लकी दैट वन ऑफ माय कोलीग्स एट दैट टाइम ही वाज मूविंग इनटू एवेन्यू. वहाँ एवेन्यू में एक टीम थी, वो मूव करके सिंदर्जी बना रही थी. सो एक और टीम एंटर हुई एवेन्यू के अंदर जिसके आई वाज पार्ट ऑफ इट. सो इमरान निशाद वाज गोइंग देयर, आई जॉइंड हिम. And I was taking care of the media business. He was taking care of the creative. Avenue उस टाइम पे बड़े ड्रामे बना रहा था, बड़े heavy नहीं, उस टाइम पे Avenue ड्रामे नहीं बना था. Avenue was a media marketing company, Avenue Entertainment. And उन्होंने एक ड्रामा स्टार्ट किया था, वो चल रहा था, बट वो तस्मीना शेख का ड्रामा था. एंड वो जब ड्रामा ख़त्म हुआ तो तस्मीना और वहाँ पे जो उस वक्त एग्जीक्यूटिव थे वो मूव आउट कर गए विद अ सेपरेट कंपनी. अच्छा, ओके. तो वो उन्होंने अपनी एक कंपनी खोल ली विद, अगैन वो सिनर्जी जो कंपनी थी उनके साथ उनकी कुछ अलायंस भी थी. आई डोंट रिमेंबर दैट क्लियरली राइट नाउ. बट उसके बाद आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, एंड यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. राइट. यू हैव ऑलवेज स्पोकन वेरी हाईली ऑफ गुल साहब. Oh, he's like a father to me. He's been there all my life, and I owe him a lot. अभी भी बातचीत होती रहती है? हाँ, बिल्कुल. फिल्म शिल्नी कोई आपस में आप लोग बना रहे? फिल्म वो नहीं बना रहे, बट वट एवर आई हैव लर्न, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है. ही वॉज द वन हू यूज्ड टू थ्रो मी इन द वाटर एंड से स्विम. तो स्विमिंग मुझे उन्होंने सिखाई है.
मैं तो बल्कि ये भी कहूँगा कि प्रोडक्शन, और पहले आपने अपने जो पहले आई थिंक ड्रामे आपने एवेन्यू के साथ बनाना शुरू किए थे, जब मेहंदी, और मेहंदी बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी उसके हिसाब से। अली हैदर ने गाना गा दिया था उस टाइम पे, OST का जवाद ने मेहंदी का गाना गाया था। अच्छा वो वाला था, नहीं वो, अच्छा वो था चांदनी रातें, मैं उससे कंफ्यूज। चांदनी रात पहला जो OST, बेसिकली वी केम आउट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ OSTs विद द ड्रामा कॉल्ड कभी कभी प्यार में, फाखिर ने गाया था। हाँ, ओहो। सो उस टाइम पे गाने आते थे, बट वो मुझे आज भी याद है कि आई वॉज वेरी न्यू इन द कॉन्सेप्ट ऑफ OST। तो मैंने कहा मैं एक OST बनाता हूँ। एक ड्रामा आया, उसका नाम था लव लव, जिसमें हुमायूं सईद था। एंड वो ड्रामा शूट इतना अच्छा नहीं हुआ था, इट वाज वेल नॉट पैकेज एट ऑल। तो उसका नाम मैंने चेंज किया उस टाइम पे, वी मेड इट इनटू कभी कभी प्यार में। और प्यार में कभी कभी है तो मुझे याद भी नहीं कुछ इस तरह का था, मगर प्यार में था। हाँ, हुमायूं था ना उसमें, हुमायूं था, मानूर थी, अदनान था, जिया अली थी। और मैं फ़ाखिर के पास गया और फ़ाखिर को कहा मुझे एक गाना चाहिए और इस तरह का। ना गेव हिम केयर, वो उस वक्त मुझे इंडिया का गाना है पहला नशा पहला खुमार। तो मैं कहा मुझे इस लाइन के ऊपर इस तरह का एक गाना चाहिए दैट शुड एसोसिएट विद आवर ऑडियंस। एंड ही मेड द सॉन्ग, हमने उसका वीडियो बनाया। और मुझे आज भी याद है कि मैं जब बहुत एक्साइटेड था, मैं सजाद गुल के पास गया, मैंने कहा सजाद साहब ये OST बनाया है। एंड ही सेड जी इस तरह नहीं चलता, ये फिल्म इंडस्ट्री इस तरह, ये बहुत मेलो है, दिस इज टू, इट्स नॉट गोना वर्क। आई सेड ठीक है, मतलब आई वाज लिटिल डीमोटिवेटेड एज वेल, बट अगेन आई सेड अब तो हो गया, अब ड्रामा अगले हफ्ते जा रहा है ऑन एयर, तो देखते हैं। एंड जिस दिन पहली एपिसोड चल रही थी उस दिन ही कॉल्ड मी अप, ही सेड जे यार मेरे बच्चे तो इस गाने की वजह से ड्रामा देख रहे हैं। तो आई स्टिल रिमेंबर एंड आई वाज शॉपिंग समवेयर। तो वो एक मेमोरी है, मतलब। एंड दैट वाज द टाइम जब हमने एक के बाद फिर एक OSTs यूज़ किए टू मार्केट पाकिस्तानी ड्रामास। फिर आप ऑब्वियसली बात है, इस तरह आपने एवेन्यू के अंदर भी जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डिफाइन किया, यू एंटर्ड खालिद सदफ CDs के साथ भी काम करने को मौका मिला। और उस टाइम पे सदफ CD हर चीज़ वाज लाइक खालिद सदफ CD आ रही है जी, सबसे बड़े शोज। मेरा ख्याल है म्यूज़िक के अंदर जितनी बड़ी ग्रास सदफ CDs की थी और किसी की नहीं थी उस टाइम पे, बिकॉज हर म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, गाने वाला वाज एफिलिएटेड विद खालिद अगर आपने हिट होना है। अच्छा, खालिद भाई का था, मेरी आई वाज़न्ट एफिलिएटेड विद हिम, आई हैड अ वेरी, उसकी सजाद से भी अच्छी दोस्ती थी, मेरे से फिर बहुत अच्छी दोस्ती की, फैमिली टर्म्स एंड ऑल दैट। तो आई वाज़न्ट एफिलिएटेड इन सच के कोई ऑफिशियल्स पे, बट आई बिकेम हिज एडवाइज़र जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट। ये खालिद को एडवाइस बड़ी अच्छी की है तूने। अच्छा, और उस पर वो था कि वो पहला उसका जो एल्बम था वो आई मेड हिम बाय फॉर विच वाज फाखिर्स, जो कि सुपर हिट हो गया। तो उसके बाद जब भी कोई इसको एल्बम, इवन अली ज़फ़र वाला था कि अली ज़फ़र जब फर्स्ट टाइम सुनाना है तो हमने गाड़ी में बैठ के सुनाया छन्नो। तो अली को मुझे बुला लेता कि यार ये फ़लाँ बंदा आ रहा है और उससे मिलो। मैं अली को जिसको इतना जानता भी था, ही वॉज अ मॉडल। तो मैंने गाड़ी में उसके साथ सुना तो अली कहते जी वो खालिद मुझे बता कैसे टिपिकल। मैं कहा अली यू नॉट गोना रिमेंबर मी आफ्टर 6 मंथ, तो इतने बड़े स्टार हो गए, दिस इज़ दैट गुड। और एग्जैक्टली 6 महीने बाद आई रिमेंबर हम लोग एक कॉन्सर्ट में थे और गोल्फ क्लब में कॉन्सर्ट हो रहा था, इसमें सोनू निगम भी आया होता है और अली वॉज परफॉर्मिंग। तो मैं कहा अली डू यू रिमेंबर मी? कहता है बिल्कुल आई रिमेंबर, यू वर द वन हु टोल्ड मी दिस, कितना और सक्सेस होगा। सो खालिद के साथ अच्छी रिलेशनशिप थी, वो पूछता था काफ़ी, जिन लोगों को ना करता था, जैसे एक बैंड था उसको मैंने कहा था यार देखो ये CDs नहीं बेचेगा। और उसमें एक उस बैंड का नाम था एंटिटी पैराडाइम, है ना, जे ने कहा था कि नहीं ये नहीं चलेगा, ये एल्बम, इसकी एल्बम नहीं बिकेगी, क्यों खालिद को एल्बम बेचनी होती थी। ही वाज कंसर्न के कितनी लाख CDs बिकेंगी, उसको म्यूजिक का इतना शायद नहीं। अच्छी बात है, दैट वाज योर लर्निंग कर्व व्हेन यू लर्नड। उसमें एक उसके अंदर था, रैपर था उस बैंड के अंदर, क्या था, तो उसने कहा जे वहाँ जस्ट फॉर द रिकॉर्ड दैट वाज माय फर्स्ट मुलाकात जे और मेरी जो हुई थी वो खालिद सदफ के स्टूडियो में हुई थी, जब एक बंदे ने आके कहा था कि नहीं ये नहीं चलेगा, और मैंने कहा था ये कौन तेरी मतलब कौन है भाई? तो ये आई रिमेंबर, राइट। हाँ नहीं बैंड तो चला था भाई, एल्बम नहीं चला था।
भी नहीं चला था। अच्छा, ठीक। अब भाईजान पूछो, अभी 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 हेटर्स आ जाएंगे सारे। 5-10 हज़ार सीडीज बिक गई होंगी। नहीं जी, अभी भी हम लोग अल्लाह का शुक्र है इत्तिका पे हम लोग अभी तक पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं आपकी एंट्री ARY। उस टाइम पे डिजिटल तो नहीं था, उस वक्त ARY था। ARY डिजिटल इज मदर चैनल, तो हमेशा से वो था। ARY था। अच्छा, ARY के अंदर भी आपका आना एक बड़े मज़ेदार स्टोरी थी। आपकी सलमान इकबाल साहब से पहले से मुलाकात थी या सिर्फ हेलो हाय थी? सलमान भाई से मेरी अच्छी मुलाकात थी। एक आध दफ़ा मैं दुबई में गया था कुछ काम के सिलसिले में। मैं उस वक्त ARY म्यूज़िक के लिए उस वक्त कॉन्सेप्ट होता था कि मार्केटिंग जो कंपनीज होती थी हाँ। वो चैनल्स की मार्केटिंग करती थी, वो आउटसोर्स होती थी। हाँ। तो आई वेंट एंड आई ट्राइड। तो उस वक्त भी इकबाल भाई से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा यू कम, रादर देन तुम्हें मैं दूँ तुम आ जाओ हमारा ज्वाइन कर लो। तो उस वक्त तो नहीं हुई। फिर 2005 में आई वॉज प्लानिंग टू शिफ्ट आउट एंड स्टार्ट माई ओन वेंचर। तो रूब भाई, यू नो हिम, मेरी उनसे बहुत वो अच्छी थी। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा सब कुछ हो गया, फिर सारी बातें हमारी हो गई। उन्होंने कहा सलमान आया हुआ है तो मीट हिम। तो मैं साइड ऑफिस से सलमान के साथ मिलने गया, तो सलमान ने कहा मैं जा रहा हूँ मदीना मॉल, तो मेरे साथ गाड़ी में आ जाओ, हम वहाँ जाके बात करते हैं। सो खैर वी वेंट। और उस टाइम पे बुर्ज वगैरह कुछ नहीं बना हुआ था, बाय द वे। ये ओल्ड दुबई की बातें हो रही है। ये साइड की बात हो रही है यार, वह कराची अच्छा, की। हाँ। दुबई। अच्छा, मैं वो दुबई में एनीवेज, तो हम गाड़ी में बैठे, हमने डिस्कशन स्टार्ट की और एंड में सलमान भाई ने कहा बस तुम इधर आ जाओ। एंड somehow he convinced me कि join the channel and और वो पहली डेजिग्नेशन क्या थी? I was executive director। अच्छा, आप जब ARY एंट्री आपकी हुई तो ऑब्वियसली बात है बड़ी वहाँ चीज़ें स्कैटर्ड थी। ARY ड्रामास की तरफ मोर इंक्लाइन था, एंटरटेनमेंट और न्यूज़ की तरफ अभी आहिस्ता आहिस्ता फुट स्टेप आ रही थी। व्हाट वाज द थिंग कि जो आपको पहले रियलाइज़ हुआ कि अच्छा यार ये मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं, मतलब अपनी प्लेट में कुछ ज़्यादा तो नहीं डाल दिया, या यू वर एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर इट कि यार अच्छा ARY मैंने 1-2 साल लगाने हैं, उसके बाद आगे शिफ्ट हो जाना? See, when I plunged into this new role, मुझे भी नहीं मालूम था किस तरह होगा क्या होगा, बट यंग था, एक्साइटेड था। यंग तो अभी भी हूँ आपकी तरह, लेकिन बिल्कुल, हम हैं यंग भाई, आपको कोई मसला है? मैं तो यंग हूँ। बिल्कुल। तो उस टाइम पे ज़्यादा यंग थे, तो उसमें एनर्जी बहुत थी और उस वक्त विजन और मिशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। सो आई थिंक इसमें आई गिव फुल क्रेडिट टू सलमान भाई। सलमान वॉज वन डायनामिक पर्सन जिसने मुझे कहा गया जी सिट डाउन, दिस इज़ वेयर वी हैव टू गो, दिस इज़ द विजन, एंड मैं चाहता हूँ कि इस तरह मेरी पूरी टीम लेके चले। एंड आई थिंक वी जेल्ड इन, हमें वो जो ग्रोथ का जो एक होता है ना पाथ, वो समझ आया एंड उधर उस पर हमने चलना शुरू कर दिया। तो इट वाज हिज लीडरशिप जिसने आई थिंक हमें वो रास्ता दिखाया और मेरा काम था उसके ऊपर चलना। तो आई स्टार्टेड रनिंग ऑन दैट पाथ एंड आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन अ एक्सीलेंट जॉब। हाँ, नहीं वो तो नज़र भी आता है भाई। देखें पाकिस्तान में जितना ARY ने एंटरटेनमेंट को रीडिफाइन भी किया, जहाँ रीडिफाइन किया वहाँ ARY का अपना फेयर शेयर ऑफ कंट्रोवर्सी भी रही है। यू हैड योर अप्स एंड डाउन, गवर्नमेंट्स आती हैं, ऑब्वियसली बात है हर एक का यहाँ मसला वगैरह होता रहता है। व्हाट इज़ द वन थिंग जो कि ARY ने कभी किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया? देखिए, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, आते रहेंगे। यू सी डिफरेंट पीपल, यू सी डिफरेंट फेसेस, यू सी द डिफरेंट कलर्स। ARY में अच्छी चीज़ ये है, फ्रॉम इकबाल भाई टू रूब भाई टू सलमान, एवरी वन, वी आर पाकिस्तानीज। हम जो काम करते हैं पाकिस्तान के ही करते हैं, और यही चीज़ दे बिलीव इट फ्रॉम देयर हार्ट, और यही चीज़ हम सबको मिलती है। तो कोई कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जो कंट्री के अगेंस्ट हो या आपके लिए नेगेटिव हो। दे आर प्योर बिजनेसमैन, उनका ये इंसेंटिव नहीं होता कभी भी कि जी मैं कोई ऐसा काम करूँ जिससे मुझे खुद को फ़ायदा हो, बिजनेस को हो, बट किसी के नुकसान के ऊपर नहीं करते हो। वो वाली बात है, एक बात बड़ी अच्छी कहते हैं कि अल्लाह सबको दे, मुझे थोड़ा ज़्यादा दे। सो आई थिंक आप अपने लिए मांगते हो, तो आप, हमारे पास ये चीज़ रही है, एंड दैट्स द कल्चर ऑफ ARY, that we want to work for the better, we want to be the best, and we want to be pure Pakistani. So हम लोग पाकिस्तानी चैनल हैं, हम पाकिस्तानी वॉइस हैं of all the Pakistanis all over the world. So and that's where we have been strong and want to stay strong there.
आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि हमारे मीडिया के ऊपर बड़े इल्ज़ाम आ रहे हैं कि जी पार्टीबाजी होती है, ये मीडिया उसका है, वो मीडिया उसका है, हर प्रॉपर्टी वाले ने अपना चैनल खड़ा कर लिया है. डू यू थिंक ट्रू जर्नलिज्म एग्जिस्ट्स इन पाकिस्तान? यस एंड नो. जर्नलिज्म है ही ट्रुथ, अदरवाइज तो जर्नलिज्म नहीं रही ना. अगर आप कहेंगे फिर तो नरेटिव हो गया, वो एक फिक्शन हो गया. हाँ. सो देर आर गुड पीपल एंड बैड पीपल. आई वुडेंट से कि हर कोई सही है. सम चैनल्स हैव बीन ओपन जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर बिजनेसेस. हाँ. क्यों खोला उन्होंने? वॉज इट बिकॉज दे वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर द कंट्री? वॉज दैट दे वर डूइंग टू प्रोटेक्ट देयर बिजनेस? सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव कि किसने क्यों किया. एवरी वन सेज दैट हम अच्छे उसके लिए. बट आई डोंट थिंक कि जिस तरह मशरूम ग्रोथ हुई है न्यूज़ चैनल्स की, उतनी हमारे पास रिक्वायरमेंट थी या है. अच्छा, डू यू थिंक सर? आप बता दो. 30-40 न्यूज़ चैनल्स हैं पाकिस्तान में, इसकी ज़रूरत है. हाँ, नहीं मेरे तो ख्याल है हमारे पास अभी 5-6 और आने वाले हैं. और अच्छा, हम लोग लैंग्वेजेस में नहीं डील करते, हम लोग सारे उर्दू में जा रहे हैं. बहुत कम हैं जो कि रीजनल लैंग्वेजेस को डील कर रहे हैं. देखिए, हमारा जो मॉडल बना हुआ है पाकिस्तान का, वो फ्लॉड है. उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा मास ओरिएंटेड हो गए. आपका पूरा जो मीडिया वर्ल्ड है वो एडवर्टाइजिंग के मॉडल पे है. आपको ऐड मिलेगा. आप भी जो पॉडकास्ट कर रहे हो, हाउ विल यू अफोर्ड दिस? यूट्यूब. यूट्यूब पे क्या? भाई यूट्यूब पे लगाएंगे और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता अपने व्यूज़ जनरेट करेंगे. व्यूज़ से तो आपको पैसे नहीं मिलते, आपको एडवर्टाइजिंग से पैसे मिलते हैं. हाँ. एक चीज़ मैं हमेशा सबको क्लियर कर रहा होता हूँ कि जी व्यूज़ डोंट ट्रांसलेट इनटू रेवेन्यू, बिकॉज द टैप इज़ नॉट इन योर हैंड. सब्सक्रिप्शन इज़ योर रेवेन्यू. अगर आज मैं आपका यूट्यूब का या आपका पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करता हूँ और मुझे उस पर $1 देना पड़ता है या 100 रुपये देने पड़ते हैं, देन आपको व्यूअरशिप का डायरेक्ट हो रहा है. बट व्हेन यू से कि मैं आपके चैनल पे आऊँ, मैं आपको व्यू करूँ और उस पर एक ऐड आए और वो ऐड देखूँ तो आपको उस पर $1 मिलेगा, तो ये ऐड मॉडल है. इट्स नॉट सब्सक्रिप्शन बेस्ड. सो हमारे मुल्क का जो मॉडल है पूरा, वो उसमें सब्सक्रिप्शन कहीं आती नहीं है. ऐड पे हम लोग ऐड पे. सो ऐड तो डिपेंडेंट है ऑन मल्टीपल थिंग्स. आपका लास्ट महीना अगर आपने लेट्स से मुहर्रम का महीना आता है तो आपकी व्यूअरशिप चाहे जितनी ज़्यादा हो, जब एडवर्टाइज़र के पास पैसे ही नहीं ऐड लगाने के, तो वो आपके ऐड नहीं लगाएगा. एंड देन व्हेन यू पुट इट ऑन यूट्यूब और यू पुट इट ऑन दैट, तो वो डिसाइड करता है किसको कितने जाने हैं पैसे. आई थिंक हमारा किटी पूल वही है. हमारा किटी पूल नहीं बढ़ रहा. एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री उतनी है, क्लाइंट के पास पैसा उतना ही है. वो कहता है जी मेरे पास $1 बिलियन हैं साल के लगाने के लिए. इसी के अंदर वो कहता है जी मैं मार्केटिंग करूँगा पूरी, उसमें एडवर्टाइजिंग जाएगी. एडवर्टाइजिंग कितनी जाएगी जी? टीवी पे इतनी जाएगी, डिजिटल में इतनी जाएगी. अगर डिजिटल बढ़ता है तो किसी ना किसी का कम करता है. वो प्रिंट से लेके जा रहा है, वो आउटडोर से लेके जा रहा है, वो एक्टिवेशन से लेके जा रहा है. बट हमारा मॉडल सारा जो है वो है ही ऐड के ऊपर, सारा दारोमदार उस पर. सो जिस दिन हमने सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम शुरू कर दिया और उसको इफेक्टिव कर लिया, देन वी ऑल विल नो व्हाट आवर वर्थ इज. और आपको लगता है कि सब्सक्रिप्शन मॉडल आने वाला है? नहीं. ले. it's gonna take time. It will. Because we've been stopped. अच्छा. Over the years हम मल्टीपल रीजंस हैं. मतलब इस तरह तो अगर हर चैनल को पैमरा के लॉ में लिखा हुआ है कि हर सब्सक्राइबर की बेस पे उनको पैसे मिलने चाहिए, नहीं मिलते. पैमरा की भी बात करते हैं. पैमरा और आपका बड़ा लव एंड हेट रिलेशनशिप रहा है ओवर द इयर्स. कभी वो आप लोगों के साथ आग मचोली खेलते हैं, कभी आप उन लोगों के साथ. हमारी पॉलिसीज एक्चुअल हैं क्या व्हेन इट कम्स टू डिजिटल मीडिया, व्हेन इट कम्स टू हमारे टेलीविज़न? कुछ चीज़ें हम लोग बहुत बोल्ड होती हैं, उनको जाने देते हैं, और कभी कभार छोटी छोटी सी चीज़ पे पैमरा आपको कहता है कि भाईजान ये क्या किया आपने. अच्छा, एज अ कंट्री अगर आप देखें तो हम लोग बहुत अभी ग्रोइंग स्टेज के अंदर हैं. और उसमें हुआ ये है कि अभी हम टेलीविज़न को ही ग्रो कर रहे थे, या सेटेलाइट टेलीविज़न जो बात करते हैं, तो उसकी ग्रोथ अभी मैक्सिमम हुई नहीं थी. हमारे पास डिफरेंट इश्यूज़ आ गए, वो चल रहे थे, तो दुनिया में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई. इफ़ यू रिमेंबर, पहले पीटीवी था, जो आपको याद हो ना, पुराने एक एंटेना से, उससे आपके घर में एक आता था पीटीवी टाइम. हाँ. फिर एक चीज़ आई सेटेलाइट टीवी. घरों में डिशें लगती थी, बड़ी बड़ी डिश लगाते थे.
वो चल रहा था तो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि जी उससे पहले वीसीआर आता था, वीसीआर में केबल वो आपकी छोटी सी लीड आती थी हाँ। घरों में, एक घर में वीसीआर लगता था और 10 घर में लीड जाती थी और उससे आप वही फिल्म देखते थे। वही कन्वर्ट हुई इनटू केबल। तो सैटेलाइट आया तो सैटेलाइट ने साथ उसको केबल ने बढ़ दी कि जी केबल ऑपरेटर्स आ गए एंड उन्होंने स्टार्ट किया सेम मॉडल। एंड देन केम डीटीएच कि जी अब मेरे घर में इतना बड़ा मैं नहीं लगा सकता डिश और मेरे पास जगह नहीं है, तो एक छोटी चीज़ आ गई, उसमें इंटरनेट भी मिलने लगा, ब्रॉडबैंड आ गया। ब्रॉडबैंड आ गया। बट इन सब टेक्नोलॉजीज जब हम इसको एक्वायर कर रहे थे, वी वर ट्राइंग टू अडेप्ट टू इट, पीछे से ये स्ट्रीमिंग कॉन्सेप्ट, ये इंटरनेट वर्ल्ड आ गया। और तो यू थिंक कि पैमरा को टाइम ही नहीं मिला कि एक्चुअली पैमरा हैज़ बीन चेंजिंग एंड ट्राइंग टू अडेप्ट, और हम लोग इतने टेक्नोलॉजी वाइज इतने सेवी हैं नहीं, हमें टाइम लगता है। फॉर्चुनेटली ये जो टेलकोज आ गई तो उन्होंने हमारे टेक्नोलॉजी का जो लैंडस्केप बड़ी जल्दी चेंज किया है, बिल्कुल बिल्कुल। बट स्टिल इट टेक्स टाइम। तो उसके लिए और दुनिया में अभी भी पॉलिसीज़ बन रही हैं, तो हम तो अभी बहुत पीछे हैं उनको। जब वो कर रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब, इन सब की जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, और अब जब ये चीज़ें सेटल हुई तो एक नई चीज़ आ गई है। कल हो सकता है कि मैं अहमद अली भट्ट की जगह एआई के कोई बंदा बैठा हो, उसको मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। देखिए अगर एआई बन भी गया तो उसको आपने कौन से पैसे देने हैं? खैर आगे वो नहीं खुद रहने दे, कमाएगा। रहने दे, वो खुद ही आपको कमा के देगा। मेमन पार्टी जिंदाबाद भाई। ले, आगे चलते हैं। जीतो पाकिस्तान। ऐसे आज तक आप कभी बगैर पैसे के काम किए आपने? हाँ हाँ, एक मेरे दोस्त हैं जी, जेजे, जी, जी, जेजे, वो अक्सर मुझे इस तरह कहते देख मैं तेरा प्रोविडेंट फंड खोल लिया मैंने, तू जितना करेगा मैं तुझे ARY के अकाउंट में जमा कराता रहूँगा। जीतो पाकिस्तान। आई रिमेंबर नीलाम घर, मैं नीलाम घर के ऊपर हम लोग वी ऑल ग्रू अप ऑन दैट। उसके बाद बहुत से शोज़ आए, वो चीज़ रिकैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन जीतो पाकिस्तान became a monster. It redefined game show, it redefined the entertainment segment. और मुझे पता है कि स्टार्टिंग के अंदर फ़ाहद किसी दूसरे चैनल पे पहले था, फिर फ़ाहद ने इधर आ गया। Was it what made you choose फ़ाहद कि हाँ यार मैं इसके साथ एक चीज़ करने लगा हूँ? और जीतो पाकिस्तान के ऊपर उस वक्त रिस्क भी बहुत बड़ा था, स्टार्टिंग के 1-2 साल ज़रा आहिस्ता आहिस्ता उसको लगे थे स्ट्रगल। सो फ़ाहद मुस्तफ़ा, वाई, व्हाट वाज द रीज़न फर्स्ट ऑफ ऑल? ओके, आई थिंक आपके 2 क्वेश्चन इसके अंदर, एक तो जीतो पाकिस्तान है और एक फ़ाहद मुस्तफ़ा है। यस, पहले हम पहली फ़ाहद बात मुस्तफ़ा की बात पहले फ़ाहद मुस्तफ़ा, आई थिंक पहले जीतो पाकिस्तान कर लेते हैं। सी लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू आर सिटिंग, आपकी स्ट्रेटजी चल रही होती है, कंपटीशन होता है, तो उस टाइम पे एक कंपटीशन चल रहा था वो रमज़ान के ऊपर, विच इज़ वेरी बिग। हाँ, और रमज़ान तो आपको पता है हर अच्छा, एक तो जब उस टाइम पे आमिर भाई किसी और चैनल पे चले गए और वो करना शुरू किया, तो हमारा कंपटीशन चल रहा था उस टाइम पे। तो ही स्टार्टेड डूइंग दिस नीलाम घर टाइप ऑफ सेगमेंट, एंड हमारे उस टाइम पे जहन में आया कि जी लेट्स डू अ शो अगेंस्ट दैट, ताकि हम उसको कर सकें। उस वक्त ये था कि जी आफ्टर इफ्तार क्या होगा। हाँ, एक नॉर्मल फार्मूला था कि जी ड्रामा लें। अच्छा, ड्रामे के अंदर ये होता है कि अगर वो क्लिक कर गया तो वेरी गुड, नहीं किया तो बिल्कुल ही वो फ्लैट जाता है। हाँ, सो वी वांटेड समथिंग मोर इंटरेक्टिव, मोर दैट पीपल कैन एंजॉय, थोड़ी देर बैठें, पूरी फैमिली देखें, बिकॉज ड्रामा रिस्ट्रिक्ट कर देता है रमज़ान में ऑडियंस को। सो वी वांटेड समथिंग विच इज़ फॉर द मासेस, दैट बच्चे भी देखें, बड़े भी देखें, अम्माएँ भी देखें, एंड दे हैव a quality family time, a bonding time. yeah. So the idea of Jeeto Pakistan came up at that time, and the entire team of ARY was ki let's do something. And we've been very good in our game shows. We are as a channel, we are the only channel in Pakistan जिनके पूरा कहते हैं मिक्स प्लेट है, 4 सारे मसाले हैं हमारे पास। सो वी डोंट जस्ट गो विद वन, वी गो विद एवरीथिंग। सो रमज़ान में आपको शान रमज़ान मिलता है, जीतो पाकिस्तान मिलता है, एंड सो ऑन। सो उस टाइम पे जब ये काम स्टार्ट हुआ तो वी थॉट कि हु विल बी द होस्ट, एंड आवर चॉइस वाज फ़ाहद मुस्तफ़ा। अच्छा, डे वन से वही था? फ़ाहद मुस्तफ़ा ने हमारे साथ एक शो किया था जिसका नाम था नचले, पाकिस्तान फर्स्ट रियलिटी हाँ डांस हाँ शो, हाँ, आई एंड रिमेंबर। उसमें हमने उसकी एनर्जी देखी थी, हाँ, एंड वी अप्रोच फ़ाहद मुस्तफ़ा ने मना कर दिया ओहो, कि यार पता नहीं तुम लोग करोगे कितने दिन रहेगा, मैं वहाँ मॉर्निंग शो कर रहा हूँ, मेरी एक अच्छी खासी लगी हाँ वो है, एंड आई एम अर्निंग गुड मनी देयर, तो मैं यहाँ आए, तुम लोगों ने रमज़ान के बाद बंद कर दिया तो मैं क्या करूँगा। सो आई टुक हिम टू सलमान भाई, एंड आई नीडेड हिम टू कन्विंस हिम कि आ जाओ। somehow
वो कन्विंस हो गया, सलमान भाई का जादू था, वो चल गया उस टाइम पे। एंड वी स्टार्टेड द शो। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जब स्टार्ट किया शो तो मार्केट में जाती है सेल्स, वही एडवर्टाइजिंग, वही तो वही सेल्स बिल्कुल। वालों की तरफ से आया है ईमेल पे ऑफिशियल कि प्लीज़ डोंट टेक दिस होस्ट, बिकॉज अगर आपने इस होस्ट को लिया तो एडवर्टाइजर्स ने मना कर दिया, वो एडवर्टाइज नहीं करेंगे बिकॉज ही इज़ वेरी बोरिंग एंड डल। फहद फहद, क्योंकि वो एक शो कर रहा है वहाँ पे एक और मॉर्निंग चैनल शो पे, पे, हाँ, तो तो उसके वो ऊपर बहुत डल है, वो मॉर्निंग उसकी शो की एनर्जी स्टैंप लगी हुई उसकी है। बिल्कुल एनर्जी नहीं है। एंड वो, सो वी टोल्ड देम कि लिसन, वी नो व्हाट वी डूइंग, हाँ हमें हमारी एनर्जी का पता है, हमें पता है हम फहद से क्या कराना है। एंड जो एडवर्टाइजर इस वक्त कह रहे हैं कि नहीं आना, तो फिर उनको कहिएगा कि जब दूसरा कोई आ जाएगा ना तो फिर उनको आने के लिए बड़ा मुश्किल होगी, टाइम लगेगा। हाँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि 6 महीने बाद वही एडवर्टाइजर्स वापस आए एंड दे वर स्टैंडिंग इन द क्यू कि जी अगला स्पॉन्सर हटे तो हम उस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट हो जाएं। सो अल्लाह इज़ बीन काइंड। यस अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह माशाल्लाह इट आई थिंक इट रीडिफाइंड फहद, फहद के करियर का सबसे बड़ा जो माइलस्टोन था। नो डाउट। एंड आई थिंक उसको भी उसने बहुत मेहनत की थी कि उसकी एक तो एनर्जी है, देन उसकी एक जीतो पाकिस्तान में एक पर्सनैलिटी डिज़ाइन की गई थी। वी सैट डाउन, वी डिज़ाइंड हिज पर्सनैलिटी अलॉन्ग विद एनर्जी कि क्या होगा। So everything that he used to do was designed as a brand, and he carried that brand and made it larger than life. So full marks to Fahad, जो उसकी एनर्जी थी उसके अंदर, जो एक एंकरिंग का या उसको होस्टिंग की जो टैलेंट था, उसने उसको इतना अच्छा किया कि वो 10 साल हो गए एंड ही इज रूलिंग द चार्ट्स एवरीवेयर। या ट्रू दैट। रमज़ान, द फिनोमेना ऑफ रमज़ान जो पाकिस्तान के अंदर है, रेटिंग्स आती हैं, एडवर्टाइजर्स, हमारे ड्रामे, हमारी मतलब एक थरथली मच जाती है पूरे हर जगह कि जी रमज़ान की ट्रांसमिशंस हमने ऑन करनी है। मतलब इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट, मतलब लगता है कि पाकिस्तान शिफ्ट हो गया है कहीं और। रमज़ान के अंदर हम लोग रेटिंग्स के ऊपर जितनी फोकस कर रहे होते हैं, हम लोग कंटेंट के ऊपर बहुत कम फोकस कर रहे होते हैं। उसमें आई थिंक ARY और एक दो और हैं जो कि एक्चुअल इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हाँ यार रमज़ान को और जो रमज़ान का मीनिंग है हमने उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी है। बट रमज़ान के ऊपर हम लोग जितना पैसा कमा रहे हैं, डू यू थिंक इट्स फेयर टू से कि हम लोग रमज़ान को एक्सप्लॉइट भी करते हैं? आई थिंक दिस अनफेयर कमेंट। देखिए, रमज़ान एक फेस्टिवल महीना है, रिलीजियस महीना है। आप उसकी रिलीजियसनेस को, मतलब यू हैव टू कीप दोज थिंग्स सेपरेट। आपको ये नहीं कह सकते आप किसी को कि जी क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस को आप एक्सप्लॉइट करते हैं, ईद आ रही है तो आप ईद की एक्सप्लॉइट करते हैं। व्हाट इज एक्सप्लॉइटेशन? ईद के ऊपर बच्चों को ईदी देना एक्सप्लॉइटेशन है? आपको सेल, एक्सप्लॉइटेशन इसके अच्छा यार रमज़ान का है कि जी अच्छा मैंने रोज़े रखने हैं, मैंने बातें करनी है, परहेज़ करना है, ये करना है, उस चीज़ को सारा साइड पे करके आओ रमज़ान स्पेशल ऑफर, ये लो वो लो वो लो वो लो, कड़क कड़क कड़क, तो जो असल मकसद था हमने स्पेशल उसको साइड पे कर दिया। नहीं, बट वो अलग चीज़ है, वो आपकी पर्सनल है। आपको अगर कोई डिस्काउंट दे रहा है कि जी स्पेशल ऑफर है, आपकी ईद आ रही है या आपको कोई कोल्ड ड्रिंक है या कोई चीज़ है, वो आपको कहते हैं जी स्पेशल रमज़ान ऑफर, बिल्कुल दैट्स अ नॉर्मल वे, बिकॉज आपकी कंजम्पशन का ट्रेंड चेंज हो जाता है। आप कहते हैं जी आपकी दावतें, आप दावतें करते हैं। सो सेइंग दिस, इट्स आई थिंक इट्स अनफेयर कि वो आप इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। वो एक फेस्टिवल होता है, एक चेंज ऑफ आपकी जो रूटीन है उससे हटके काम हो रहा होता है, तो उसके लिए फिर आप इफ्तार पार्टीज़ करते हैं, सहूर पार्टीज़ होती हैं, वो वैसे ही हो रही हैं। उसके अंदर उसमें मीडिया का या हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। तो वे फोकसिंग ऑन द एंटरटेनमेंट एंड द फेस्टिव पार्ट ऑफ। नो, वी आर, देखिए आपने कहा ना कि कंटेंट, तो आप हम लोग का हमेशा होता है कि रमज़ान की जब ट्रांसमिशन कर रहे हैं उसमें कंटेंट ऐसा हो जो कि हमारा हमेशा एक पर्पस होता है। जब वसीम बदामी और इकरार जो शान रमज़ान करते हैं, जी हम कहते हैं जी उसमें लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएं, कुछ सीखने को मिल जाए, कोई सवाब का काम हो जाए। एंड ट्रस्ट मी, ये हमारी हमेशा इंटेंशन होती है। जब हमारी मीटिंग्स होती हैं हम कहते हैं हम कुछ ऐसा काम कर दें अपनी ट्रांसमिशन में कि किसी का भला हो जाए, बिल्कुल। किसी को उससे फ़ायदा मिले, किसी को कुछ सीखने को मिल जाए। इवन आजकल जो बच्चों में नहीं है तालीम, जो हम रिलीजियस चीज़ें नहीं है, तो उनको बड़े लोगों को पता भी नहीं चलता, बट इतने हम कह सकते हैं इतने सटली उसको आपके घरों तक पेनिट्रेट कर देते हैं कि शायद आपका बेटा वो स्टोरी सुन के उसको समझ आ जाए, उसको वो सारा चीज़
पता चल जाए, शायद जो स्कूल में भी इसको नहीं सिखाई जा रही. एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन डूइंग सो. बट उसको आप इस तरह प्रोजेक्ट नहीं कर सकते. वो फिर अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो लगेगा जी ये तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. हाँ ये भी है. थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने लगूँ क्योंकि यू वेरी क्लोज टू हिम, जुनेद भाई. यू ब्रॉट हिम टू ARY और उस टाइम पे जुनेद भाई ने कभी की नहीं थी रमज़ान ट्रांसमिशन या इस तरह टेलीविज़न पे आके, और सारा कन्विंस करने में कितना टाइम लगा? अच्छा, जुनेद भाई के साथ मेरा जो ताल्लुक़ था वो बहुत पुराना है. आई वॉज फर्स्ट फैन ऑफ वाइटल साइन फ़ैन क्लब. हाँ. तो जब उन्होंने एक फ़ैन क्लब बनाया तो उसका जो पहला नंबर था ना 001, वो मैं था. पता तो जुनेद वाइटल साइंस भाई, वाइटल साइंस के बहुत बड़े बड़े फैंस भी बट समहाउ आई वाज लकी कि वो जो नंबर निकला वो मेरा था. आज अब वो हुआ होगा. सो आई नो हिम थ्रू आउट. या पहले उनको देखते थे, उनके गाने एंजॉय करते थे. मेरी पहली एल्बम मैंने जो अपनी ख़रीदी कैसेट जो अपने पैसों से, वो जुनेद भाई की थी, वाइटल साइंस. उससे पहले मैं म्यूज़िक, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था. तो द डिफरेंस इज़ के जब जुनेद भाई से बात की गई और अगेन ही वाज वन ऑफ दोज ऑप्शन, तो उन्होंने कहा यार मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा. और अगेन उसमें काफ़ी इन्वॉल्व होता है. इसमें ARY में कभी भी कोई एक अकेला हम लोग नहीं कर रहे होते. इट्स ऑलवेज अ टीम. और स्पेशली रोब भाई एंड रिलीजियस के अंदर तो हम रोब भाई के पास जाते हैं कि रोब भाई पहले आप उस पर हमें ब्लेसिंग दे दें एंड इफ़ यू डूइंग इट राइट और नॉट. तो क्योंकि हर किसी की डोमेन्स हैं, तो रिलीजन कंटेंट जब आता है तो पहले हम उनसे जाके ब्लेसिंग लेते हैं. इस तरह वो तो बनता भी है भाई. और उस पर वो डांटे भी बहुत पड़ती हैं हमें. इन्हीं नो इट कैसी होती हैं, एक मैंने सुनी हुई है. सो जुनैद भाई का था. एंड जुनैद भाई हमने जो उस वक्त रमज़ान की ट्रांसमिशन को प्लान किया था, तो द टीम अगैन हमारी एक टीम जब मीटिंग होती थी तो हमने कहा जी वी गोना हैव 3 डिफरेंट एंकर्स, 3 एलिमेंट्स और 3 पिलर्स ऑफ द ट्रांसमिशन. जुनैद भाई विल take care of the religious content. Okay. Religious, Badami will be Wasim Badami. He will be the anchor, host, and he will not be doing anything religious. He'll be just there as a facilitator, moderator. बिल्कुल. And then after iftar, Fahad Mustafa will come in and will give the entertainment. Okay. तो उसको हमने 3 को डिवाइड कर दिया. एंड सोशल जो एलिमेंट था वो इकरार के पास आ गया कि जी कोई किसी की हेल्प करना, कोई नीडी के लिए पैसे जमा करने, वो सब चीज़ें. सो वी गिव इट टू दैट पार्ट वाज गिवन टू इकरार. जुनैद भाई स्लोली उन्होंने उनको मज़ा आना शुरू हुआ. एंड सी द थिंग इज ही वाज अ शोमैन. हाँ, ठीक है. ही नोज मीडिया, ही न्यू मीडिया लाइक नो वन एल्स. तो उनको जब वो बैठे उन्होंने उस सीट पे उनको, एंड ही स्टार्टेड एंजॉयिंग. तो कुछ अर्से बाद ही वाज लाइक जी अब ये करते हैं, अब ये करते हैं. सो बहुत उनके साथ मज़ेदार था. स्टिल मिस हिम अ लॉट. एवरी टाइम जब भी हम रमज़ान की ट्रांसमिशन स्टार्ट कर रहे होते हैं, द फर्स्ट थॉट इज़ कि वो जुनैद भाई याद आते हैं. बिकॉज वो एक महीना जो रमज़ान ट्रांसमिशन का होता है, वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू इट. बिकॉज हम 30 दिन, एंड यू नो इट, कि हम 30 दिन स्टूडियोज में हमारे वो शान रमज़ान का जो सेट होता है, यू एक्चुअली लिव देयर, वी ऑल लिव देयर. हम 24 घंटे वहाँ होते हैं. और जुनैद भाई के साथ वो रहे, तो वो जो कुछ साल हमने साथ गुजारे, वो पूरा महीना, तो वो खुद भी एक्साइटेड होते थे. और आई रिमेंबर के रबी अव्वल, आई थिंक रबी अव्वल की ट्रांसमिशन होनी थी, एंड ही कॉल्ड मी अप कि मैं इस वक्त नॉर्दर्न एरियाज़ में हूँ एंड आई एम टेकिंग अ फ्लाइट. और मैं बस, उनका ऑडियो मैसेज था, मैं सुबह उठा एक दिन तो उनका 6 बजे उन्होंने ऑडियो मैसेज भेजा, तो मैं सीधा कराची पहुँचूँगा, मैं सीधा तेरे ऑफिस आ जाऊँगा. एंड देन वी गोना प्लान आउट कि हमने क्या ट्रांसमिशन में करना है और वो करेंगे. बट समहाउ ही नेवर केम. अच्छा, कराची के अंदर प्रोडक्शन हाउसेज हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं. आई ड्रीम्स है, सिक्स सिग्मा एंड बिग बैंग एंड ऑल. प्रोडक्शन हाउसेज के अंदर भी एक बड़ी, जिस तरह हमारे चैनल्स के अंदर एक बड़ी वॉर चल रही है, उस तरह प्रोडक्शन हाउसेज के अंदर भी बड़ी एक जंग चल रही है. जो अदाकार उसके पास है वो उसके पास ही है जी, आपने उसके पास नहीं जाना. एक्टर्स के साथ ये बड़ा एक, डोंट यू थिंक इट्स अनफेयर कि जब अगर एक एक्टर एक ड्रामे से हिट होता है तो प्रोडक्शन हाउस कहता है भाईजान अब आपने हमारे साथ ही ड्रामे करने हैं. हैव यू एवर सीन कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा मोनोपलाइजेशन है कि और कितनी ज़्यादा पार्टीबाजी है? एंड डज ARY
बैक दिस अप? बिकॉज ARY के साथ भी होता है ना कि जी हमारे ड्रामे ये हैं, हमारे ड्रामे ये हैं, मगर कभी आपने एक्टर्स के ऊपर इस तरह प्रेशर डाला है? देखिए, बायसेस हर किसी की होती हैं, प्रेफरेंसेस होती हैं. इफ आई एम कंफर्टेबल वर्किंग विद यू, आई ऑब्वियसली कंसिडर यू बिफोर समवन एल्स. या आप अगर एक टीम के साथ कंफर्टेबल होते हो काम करने से, आई थिंक ARY एज अ नेटवर्क इज ब्लेस्ड एंड हैज़ बीन इन द फोर फ्रंट इन क्रिएटिंग दीज ब्रांड्स. तो आप देखें तो सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड जो बड़े ब्रांड्स हैं एज अ सेलिब्रिटी, वो ARY के साथ एसोसिएटेड है. बिल्कुल. मतलब अगर आप क्रिएट करने वाला अल्लाह है, लेकिन ARY ने जितने लोगों के साथ चले हैं वो आज बहुत बड़े बड़े नाम हैं. हाँ, आई थिंक क्या कहते हैं, फहद का भी अपना एक है. सी न्यूज़ से लेके इकरार, वसीम, काशिफ, ये सब साथ ग्रो किए हैं ARY के. बिल्कुल बिल्कुल. तो मतलब सबकी मेहनत है, बट ARY के साथ जब वो एसोसिएट हुए, ARY ने उनको जो प्लेइंग फील्ड दी, सो आई वुड सजेस्ट से कि उनको एक नाम जो मिला उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ARY का था एज अ होल. और जब बात रही कि जी वो किसी आर्टिस्ट की कोई चलता है तो वो कहता है सब, दैट्स अ फैक्ट, दैट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कि जब एक सेलिब्रिटी या एक आर्टिस्ट हिट हो जाता है तो एवरीवन वांट्स टू, बिकॉज पीपल वांट टू वॉच, तो वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, वो होती है. बट एट ARY वी हैव बीन बिलीविंग एंड वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि हम लोगों के साथ चलते हैं और लोग हमारे साथ चलते हैं. एंड एट द सेम टाइम वी हैव बीन इंट्रोड्यूसिंग न्यू पीपल एंड फेसेस ऑल द टाइम, और कभी हम उससे शाय नहीं किया. ARY म्यूज़िक का क्या हो रहा है? म्यूज़िक बहुत एक कम्प्लीटली एक टाइम था कि जब म्यूज़िक वाज मोर पॉपुलर देन ड्रामास. अगर म्यूज़िक हिट है तो ड्रामा हिट होगा, और अब म्यूज़िक एक ऐसी डायमेंशन में चला गया है जहाँ स्पेशली चैनल्स के ऊपर म्यूज़िक कोई नहीं देखता. तो ARY म्यूज़िक एग्जिस्ट कर रहा है? ARY म्यूज़िक के फ्यूचर का नज़र आ रहा है? अच्छा, म्यूज़िक, ARY म्यूज़िक बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है एंड वी आर ट्राइंग टू डू वट एवर वी कैन ऑन दैट. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि विद चेंज इन टेक्नोलॉजी, विद द न्यू वर्ल्ड ऑफ स्ट्रीमिंग एंड ये सारी म्यूज़िक वर्ल्ड के अंदर चेंजेस आई हैं, सो द एंटायर मॉडल हैज़ चेंज्ड. अब पहले होता था कि जी हम एक चैनल देखते थे, बचपन में हमने म्यूज़िक देखना शुरू किया तो MTV आया, चैनल V आया एंड ऑल दी चैनल केम इन. हम उसको वी यूज्ड टू वेट के शायद अब गाना आएगा. अगर मैंने कोई गाना सुन लिया था तो मुझे वो गाना, और टेप जब तक नहीं मिलती थी, उसकी कैसेट नहीं मिलती थी, मैं सुन नहीं सकता था. बिल्कुल. अब तो सेकंड में आपको गाना मिल जाता है. सो व्हाई वुड आई इवन वेट फॉर अ चैनल कि आप जाएं? तो वो म्यूज़िक इंडस्ट्री वही है, म्यूज़िक इंडस्ट्री वैसे ही चल रही है. उसका जो उसका जो प्लेटफॉर्म है वो चेंज हो गया है, वो डिजिटल पे चली गई है और डिजिटल पे वो कर रही है. अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हम पाकिस्तान में, हमारे पास म्यूज़िक मेकर्स और म्यूज़िक को बनाने वाले वो कम हो गए हैं. बिकॉज जब भी अच्छा कंटेंट आएगा, जब भी अच्छा गाना आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता. अब तो बहुत ईजी है. अब तो बहुत ईजी. हम अच्छा गाना बना नहीं रहे, हम अच्छे सॉन्ग्स बना नहीं रहे. नहीं, मगर कोक स्टूडियो ने तो अभी चेंज कर दी गेम. लास्ट कोक स्टूडियो तो एक्चुअली रीडिफाइंड द न्यू जनरेशन. बिल्कुल किया, अच्छा था. जो भी अच्छा काम करेगा उसको आप रोक नहीं सकते. हाँ, जब अच्छा काम नहीं होगा, आप कमर्शियल म्यूज़िक चाहिए. वी डिस्कस दिस, वी नीड कमर्शियल म्यूज़िक दैट कैन बी, वो जिसे हिट कहते हैं. पसूड़ी अगर हिट हुआ तो वो कमर्शियल म्यूज़िक था, डिफरेंट था, बट इट हैड द कमर्शियल सेंस टू इट एज वेल. आप एक रैप म्यूज़िक कर लें, आजकल रैप हिट हो रहा है, द यूथ इज लिसनिंग टू इट, बट रैप में भी हर रैप गाना नहीं चलता. आप बनाते हो कि आपका हर रैप जो सॉन्ग होता है वो चल जाता है या लोग पसंद करते हैं? नहीं, कमर्शियल म्यूज़िक नहीं है, चाहे वो हिप हॉप हो, चाहे वो रॉक हो. सो हम एक अलग टर्फ पे चले गए हैं इन पाकिस्तान, और वो म्यूज़िक आई थिंक उसकी वजह से सफ़र कर रहा है. बेशक करे जी. और अगला द बिग वन, ARY फिल्म्स. ARY फिल्म्स जब आई और फिल्म के अंदर फिल्म के अंदर एंट्री मारना जिसको कहते हैं, ये सलमान भाई को भी क्योंकि फ़िल्मों का बड़ा शौक़ है, आपको भी बड़ा शौक़ है फिल्म बनाने का. और नॉर्मली ज़्यादातर आपने जो फिल्में बनाई हैं हुमायूं और नदीम के साथ ही बनाई हैं. लेकिन हमारा अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं वहाँ फिल्म एक्चुअली
मेरा ख्याल है कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि हमारे पास 60 स्क्रीन से कम हो गए हैं। आपको लग रहा है कि अगले 5 साल के अंदर हम लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं एज एन इंडस्ट्री, या फिल्म को किस चीज़ की एक्चुअल ज़रूरत है? देखिए, एज यू सेड कि सलमान भाई का इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन था। ARY पे चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एक विजन आता है, एंड वो था जी वी नीड टू डू मेड इन पाकिस्तान, विच वाज अगेन कॉन्सेप्ट गिवन बाय इकबाल भाई, कि हमें मेड इन पाकिस्तान को दुनिया में लेके जाना है, कि मूवीज़ मेड इन पाकिस्तान, एंड वी वर गोइंग टूवर्ड्स दैट। जो आपका मेन पॉइंट था ना कि क्या फ्यूचर है या व्हाट्स गोना हैपन, क्योंकि देखिए पीक तो हमने देख ली, JPNA 2 नहीं ये पीक नहीं जब आई। थी, दिस वाज जस्ट अ बिगिनिंग। चलें, बिगनिंग एक हमने देखी कि हमने ऑलमोस्ट 90 स्क्रीन हम लोग टच कर गए थे, और हम लोग आराम से ईजिली 100 करोड़ की फिल्म तक पहुंच चुके थे। मौला जट वॉज द फर्स्ट वन जिसने 100 करोड़ क्रॉस किया, लेकिन ARY उस वक्त तक ऑलमोस्ट कोरोना से पहले पहुंच चुका हुआ था वहाँ। नाउ वी हैव गॉन बैक ऑलमोस्ट 50 ईयर्स। देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हर चीज़ का एक बिजनेस मॉडल होता है, इसकी वर्किंग होती है। जब 2014 में वापस रिवाइवल शुरू हुआ, हाँ, ARY वॉज लीडिंग इन द फ्रॉम द फ्रंट के जी हम करेंगे, वी वर इन्वेस्टिंग इन इट। उस वक्त एक और चीज़ हो रही थी, सिनेमास तो खुल रहे थे, बट सिनेमास क्यों खुल रहे थे? बिकॉज वहाँ पे एक फ्लो ऑफ मूवीज़ था, कंटेंट था ज़्यादा। कंटेंट था। अच्छा, पाकिस्तानी कंटेंट बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं जी, फिल्म नहीं बनाना थी, ये कॉपी करते हैं, इंडिया से देखो, वो तो बॉलीवुड हमेशा से कितना। होता है, वो कोई भी अच्छी चीज़ हो कहेंगे कॉपी है। नहीं, कॉपी है, देयर इज नो हार्म इवन मेकिंग गुड कॉपीज। Yeah. द थिंग इज, पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि हम लोग बहुत, इस वक्त हमारी फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी थी। बॉलीवुड डोमिनेट कर रहा था, पाकिस्तान में सिर्फ बॉलीवुड चलता था या थोड़ा बहुत हॉलीवुड। या पाकिस्तानी तो फिल्म्स थी ही नहीं, वॉट एवर देयर फिल्म्स वर लाइक ना होने के बराबर। आई थिंक वो उस टाइम पे खुदा के लिए आई थी। मतलब वही है कि और उसके अंदर भी कोई ख़ास वो नहीं था कि आप बोलें कि बॉक्स ऑफिस था, क्योंकि वो सिनेमा की जगह आप VHS एंड देन CDs उस पर चले गए थे। हाँ। तो आप हर मूवी CD पे देखते थे। पायरेसी पाकिस्तान में टॉप पे थी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था। 30 रुपए की CD मिलती थी, आप उसको देख लेते थे। फिर USB आ गई। अनफॉर्चुनेटली हमारा जब ये 2014 से स्टार्ट हुआ रिवाइवल, और हमने काफ़ी हद तक रिवाइव कर लिया था, हमारा बॉक्स ऑफिस स्टैब्लिश हो रहा था। हाँ, फिल्म देखना इट्स एन हैबिट, इट्स नॉट एन ओकेजन। आप ये अंडरस्टैंड करो कि सिनेमा लगा है, सिनेमा खुला हुआ है, आप वहाँ जाते हो, आप हर हफ्ते जाते हो। व्हेन यू गो देयर, आप एक देखते हो जी आज बच्चों की मूवी ली, आप कहते हो मैं अपने बेटे मूसा के लिए, नहीं सॉरी क्या नाम है, अजान। अजान, अजान को मैं मूवी दिखा देता हूँ कल, तो आप उसको बच्चों की मूवी दिखाते हैं। बिल्कुल। देन यू सी मिशन इम्पॉसिबल लगी है, बट देन यू सी एक इंडियन मूवी लगी है जिसमें ज़्यादा लोग आते थे। तो जब तक इंडियन मूवीज़ थी, हमारा बॉक्स ऑफिस ग्रो कर रहा था। जिस वक्त हमने इंडियन मूवीज़ को बंद किया, तो ऑल ऑफ अ सडन वो जो हैबिट बनना शुरू हुई थी वो कम हो गई और कम होती चली गई। और आफ्टर दैट जो लास्ट नेल इन द कॉफिन था वो था कोविड, बिकॉज उसने तो ज़ीरो कर दिया। डू यू थिंक वी नीड इंडियन फिल्म्स? देखें, यू हैव टू बी सेल्फिश फॉर योर ओन सेल्फ, पॉलिटिकली एंड वो जो भी है वो अपनी जगह। इंडियन कंटेंट या इंडियन मूवीज़ जब सिनेमा आएगी, सिनेमा चलेगा, इसकी वजह से आपकी मूवी चलेंगी। आप उसको यूज़ करो, उसको रेगुलराइज करो, लेकिन उससे अपना बेनिफिट उठाएं। अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल हालात हैं उसमें आई डोंट सी दैट हैपनिंग राइट नाउ, बिकॉज ऑब्वियसली सम थिंग्स आर बिगर देन जस्ट योर बिजनेस मॉडल। सो इस वक्त तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एंड राइटली सो, जो कुछ हो रहा है वो उसके अंदर आप शायद डिसीजन नहीं नहीं लेना चाहिए। बट हमारी इंडस्ट्री को एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ कंटेंट चाहिए कि हर हफ्ते अच्छी मूवी लगी हो। आपके सिनेमाज में पिछले दिनों 3-4 मूवीज आई, पीपल केम बैक, बट दैट वाज ओकेजनल व्यूइंग। हाँ वही ना, एक तो ये होता है ना कि ईद पे आनी है बस फिल्म, और ईद पे ही आनी है, और 8 फिल्में रिलीज हो रही हैं, उसके बाद पूरा साल खामोशी। नहीं, पाकिस्तानी फिल्मों की मैं बात नहीं कर रहा। पाकिस्तानी फिल्में तो साल में अभी भी 4-5 बनेंगी। बिल्कुल। अहमद, यू डोंट हैव पीपल, आपके पास
कहाँ ट्रेनिंग हुई है, कौन कहाँ से पढ़ के आया है, हम में से किसने फिल्म के ऊपर एजुकेशन प्रॉपर ली हुई है? आई थिंक सिर्फ बिलाल अशारी है जो पढ़ के आया, उसके बाद तो कोई भी नहीं आया। नहीं, और उसके पास भी कितना एक्सपीरियंस है। टोटल उसने 2 मूवीज़ बनाई हैं, और वो भी इसलिए बना सक रहा है कि ही इज़ फाइनेंशियली वेल ऑफ। या आप बना के दिखाओ मुझे, यू हैव अ फैमिली टू फीड। या आप कहो मैं रिस्क लेता हूँ मेरी लाइफ की, मतलब बेवकूफ़ हो गए ना, सब हम कहेंगे मत करो, डोंट डू इट, व्हाई यू जेपरडाइजिंग योर फैमिली। या तो फिल्म बनाना आज एक वक्त पैशन का काम है, बट ये हफ्तियों का काम है। यू हैव टू बी मैड टू मेक अ मूवी बिकॉज देर इज नो रिटर्न। पीपल विल कॉमेंट, दे विल कंपेयर अस टू हॉलीवुड कि जी आपको एक्शन नहीं आता, आपको कॉमेडी नहीं आती, बनाए कैसे? हमारे पास लोग कहाँ हैं, पढ़े लिखे लोग आए कहाँ हैं इस पर? इंडिया को अगर एग्जांपल दें तो वहाँ पे जनरेशन्स हैं जिन्होंने काम किया है, वहाँ पे स्कूल्स हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग जो जॉब है वो है कि आपको मीडिया में काम मिल जाए या फिल्म इंडस्ट्री में। तो खैर फिल्म का फ्यूचर अभी आपको इतना ब्लीक, कोई, बहुत ज़्यादा। अल्लाह खैर, इतना मतलब है मैं फिर पॉडकास्ट ही करना तो बेहतर है। JJ, the CEO of ARY, is defined by ARY, but बहुत से कम लोग actually have seen you aside apart from ARY, which जो मैंने एक चीज़ नोट की है कि you're very possessive about your friends, और आपकी दोस्तियाँ बहुत पुरानी हैं, और you've always gone out of the way to look after them. Do you think हमारी इंडस्ट्री में ट्रू फ्रेंडशिप एग्जिस्ट्स? यार फ्रेंडशिप इंडस्ट्री से नहीं होती, फ्रेंडशिप फ्रेंड्स से होती है। एंड आई टोटली बिलीव कि आई कैन गो आउट फॉर एनी ऑफ माई फ्रेंड्स, बट दिस इज डिफरेंस। इंडस्ट्री में एक्वेंटेंसेस होती हैं, तो उन दोनों को अपना डिफरेंट रखना पड़ता है। व्हेन इट्स वर्क, बट व्हेन इट्स फ्रेंडशिप वो डिफरेंट है। हमारी इंडस्ट्री के ऊपर बड़ा धब्बे आते हैं, और जी कहते हैं जी ये कास्टिंग काउच इंडस्ट्री है, और यहाँ जी औरतों को मैनिपुलेट किया जाता है, मर्दों को मैनिपुलेट किया जाता है। हैव यू एवर फेस्ड एनीथिंग लाइक दैट? डू यू थिंक कि ये चीज़ हमारी एग्जिस्ट करती है, स्पेशली ड्रामा इंडस्ट्री में? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन हिमसेल्फ। आई हैव नेवर फेस्ड, आई हैव नेवर सीन, मेरे सामने भी नहीं आ सकते इस तरह की चीज़। क्यों नहीं आते? यू नो इट। मेरे सामने तो बहुत सारी, हम एक दफ़ा थाईलैंड में शूट कर रहे थे, एंड व्हेन आई एंटर्ड, वो क्या हाल हुआ था वो आपको अंदाज़ा है, याद है कि सब लोग इधर उधर छुप रहे थे। सो आई थिंक इट्स how you run the ship. इट्स इनटू यू। आपकी मर्ज़ी है, आप क्या करना चाहते हैं। मैं तो इसको जो माशरा देख रहा हूँ उसमें तो शायद मीडिया बहुत अच्छा है, बाकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत बुरा हाल है। हाँ, सोशल मीडिया स्पेशली ओवरऑल। सो आई थिंक इट्स ये आपका अपना ज़र्फ़ है, ये आपकी अपनी वो अपब्रिंगिंग है, हाउ यू डू इट। अच्छा, जी अक्सर होता है ड्रामास की कंट्रोवर्सी आती है कि जी ये बहुत ही अडल्ट टॉपिक था, या ये बहुत ही अन इस्लामिक टॉपिक के ऊपर ड्रामा बना दिया, और रिसेंटली ARY को भी इस चीज़ का निशाना बनाया जाता है, कंट्रोवर्सी का, और ये सारा कुछ। व्हाट इज़ द वन थिंग, व्हाट आर योर डूज एंड डोंट्स व्हेन इट कम्स टू कि हाँ मैं इस चीज़ पे ड्रामा बनाना चाहता हूँ, मगर मैं इस चीज़ के ऊपर मेरी हद है, मैं ये चीज़ कभी नहीं वो प्रमोट करना चाहता? नहीं, जिस दिन से मैं ARY में आया, मुझे एक सर्टन सेट ऑफ गाइडलाइंस दी गई थी, जो कि मेरी अपनी आप कह सकते हैं कि पर्सनालिटी के साथ ही मैच करती हैं, या वो जो मैं बिलीव्स हैं। तो उसके अंदर ये कि हम जब टीवी पे कोई चीज़ लगाते हैं, हम वो चीज़ चलाते हैं जिसके अंदर पूरी फैमिली के साथ आप बैठ के देखें और उस पर आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग ना आए। एंड दैट्स हाउ वी मेक ऑल आवर ड्रामास। हमारे सब ड्रामे, सब शोज़, उसमें होता है कि इट हैज़ टू बी फॉर द होल फैमिली, किसी को अनकंफर्टेबल ना आए। बट हमारा एक और बहुत बड़ा मिशन है, और वो है कि हम मैसेज और थोड़ा सा चेंज इन द इंडस्ट्री फॉर द पॉजिटिव, उसके ऊपर काम करते हैं फॉर द सोसाइटी। बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, बहुत सारे हमारे पास आते हैं। आज से कुछ 12 साल पहले या 13 साल पहले हमने एक ड्रामा बनाया है जिसमें फर्स्ट टाइम टेलीविजन पे वी टॉक अबाउट चाइल्ड मोलेस्टेशन, चाइल्ड रेप, एंड वी वर ऑल स्केयर्ड कि इस पे क्या होगा, बट वी स्टार्टेड दैट टॉक, और आज वो एक एक्सेप्टेबल नॉर्म है कि जिस पे आप बात कर सकते हैं।
पहले आप बात नहीं कर, जब बात नहीं करेंगे तो उसको अवेयरनेस नहीं होगी. लॉट ऑफ टाइम्स वी हैव बीन क्रिटिसाइज कि जी आप वो बुराई दिखाते हैं 26 एपिसोड और 27 मगर अच्छाई नहीं दिखाते. नहीं 27वें एपिसोड में अच्छाई आगे जीत जाती है, तो आपने क्या. द थिंग इज एक टाइम वी हैड मीटिंग विद चेयरमैन पैमरा. उन्होंने एक, आपने कहा कि पैमरा का वो देखा हो जो गाइडलाइंस हैं ड्रामा बनाने की, तो मैंने कहा सर मैंने बड़ी अच्छी स्टोरी बनाई है, आप कहें तो मैं आपको सुनाऊँ, बड़ा आपकी गाइडलाइन के हिसाब से. तो जेड के नहीं हमें, मैंने कहा नहीं सुने तो सर स्टोरी. स्टोरी क्या है, वो एक आदमी है, सुबह उठता है, फजर पे नमाज़ पढ़ता, फिर वो उसकी बीवी उसको आके नाश्ता देती है, नाश्ता दे के उसको कपड़े वपड़े इस्त्री करके देती है, वो कपड़े पहनता है, नहाता है, धोता है और कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ. ऑफिस जाता है, 9 बजे ऑफिस पहुँचता है, काम करता है, रात को शाम को 6 बजे घर आता है. बीवी कहती है जी मुँह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ. वाह वाह वाह. और वो खाना लगाते हैं, वो खाना खाते हैं और सो जाते हैं. मगर सर कैसी स्टोरी थी. कहते हैं क्या मतलब. मैं कहा आप स्टोरी में जब आप ईवल हटा देंगे, हर चीज़ तो आप इस मुल्क में बात नहीं कर सकते, तो कंटेंट कैसे बनेगा. बट अमंग ऑल दिस जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आई थिंक वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने बहुत सारे इश्यूज उठाए, बहुत से ऐसे टॉपिक्स किए हैं जिसकी वजह से हमारे माशरे में लोग उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं. उसके लिए बच्चों में, बड़ों में, सब में अवेयरनेस आ रही है. और वो हम हर क्वार्टर में हमारा 1 या 2 ऐसा कंटेंट होता है जो अवेयरनेस देता है. हमारे पास वक्त कम है, इसलिए I'm gonna ask you quick questions. ARY अवार्ड्स क्या हुआ उनका? कुछ नहीं हुआ. क्या मतलब, एक दफ़ा हुए और बड़े अच्छे हुए और दुबई में हुए, बड़े हाई स्टैंडर्ड के थे, उसके बाद गायब हो गए. आई थिंक हम लोग की प्रायोरिटीज तो थोड़ी चेंज है. वी आर डूइंग टू मेनी थिंग्स. हमारे पास क्रिकेट, यू लव क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग क्रिकेट. हम लोग इवेंट्स कर रहे हैं, अपना बड़े बड़े शोज कर रहे हैं. अभी तमाशा चल रहा है विच इज़ एडेप्टेशन ऑफ बिग ब्रदर ऑफिशियल, डूइंग रियली वेल बाय द वे. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. हमारे पास उस पूरे एनुअल कैलेंडर के अंदर बहुत जगह बन नहीं रही. मगर अवार्ड शोज, मतलब जितना कंटेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको अवार्ड शो तो अहमद, वो जब इंडस्ट्री अवार्ड्स होंगे ना, आप जब अवार्ड्स करते हैं थोड़ा सा उसके अंदर यू नो ऑल दीज प्रॉब्लम्स दैट वी हैव इन द इंडस्ट्री, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा आजकल फेवरेटिज्म तो है, फिर जाहिर बात है. आपकी पहली बीवी ARY है, दूसरी बीवी भी माशाल्लाह आपने की हुई है. भाभी हमारी जो हैं बड़ा आपको बर्दाश्त करती हैं. डू यू थिंक कभी वो कहती हैं कि खुदा के वजह घर भी आ जाया करो, क्योंकि मैंने तो आपको घर बहुत कम देखा. मैं इसका क्या जवाब दूँ. भाभी मैंने पूछ लिया एटलीस्ट. अच्छा, द प्रेशर हमारे न्यूज़ पे जो होता है, स्पेशली जो डिक्टेट किया जाता है, आपको लगता है कि ARY की पॉलिसीज़ जो हैं आजकल हमारे दौर के अंदर, वो हमेशा से प्रो पाकिस्तान की रही हैं, लेकिन आगे जाके प्रेशर को किस तरह हैंडल करते हैं? यार अगेन एज ए आई सेड अर्लियर, हमारा मीडिया अभी ग्रो कर रहा है. हमारा जो टेलीविज़न इंडस्ट्री या मीडिया इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है, तो इसमें प्रेशर्स आते रहेंगे और डिफरेंट हर दफ़ा एक नया टाइप का प्रेशर आता है. एंड ये लगता है जी ये मैक्सिमम है, उसके बाद एक नई लिमिट आ जाती है. सो इट्स अनफॉर्चुनेट, बट आई थिंक दिस इज़ हैपनिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. उसके भी वही तरीके हैं, हर मुल्क में हर जगह डिफरेंट लॉज हैं. तो न्यूज़ इंडस्ट्री हमारी भी एक तरह से मॉनिटर्ड है, उसके अंदर अपने लॉज हैं, अपने एक रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उसी के अंदर रह के काम करना पड़ता है, वो कर रहे हैं. बट फॉर्चुनेटली मेरा उतना उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट कम है, तो इसलिए वो कम प्रेशर होता है. आप पे मगर आप पे दूसरा प्रेशर भी तो होता है ना ज़्यादा. जे 20 years down the line, what do you want to be remembered as? Yeah, I want to be remembered as a good storyteller. Because from day one, I've been telling stories to the people. Stories that mattered, stories that did something to someone. Okay, that's a good answer. obviously बात है, जाने से पहले कुछ नोटी से 1-2 सवाल तो मैंने पूछने होंगे. यार आप खुद इतने नोटी हैं, वो क्या और पूछेंगे यार. नहीं देखें, अब कहाँ जे अब तो हाँ, we're in our 40s. फातिमा ने नोटीपन सारा निकाल दिया है, वरना हाँ जी बिल्कुल, मुझे भी बोलना ज़रूरी था. अच्छा जी, कभी किसी एक्ट्रेस ने लाइन मारी? अब कोशिश भी नहीं कर सकते. मैं पहले जे भाई हो जाता हूँ. ओए, तो फिर कभी किसी एक्टर ने लाइन मारी? यार लाइन नहीं, और बहुत कुछ मारा है.
अच्छा जी, हमारी ताने बहुत मिलते हैं हैं। अहमद अली भट्ट से खासकर। हाँ, वो तो मैं तो ज़ाहिर बात, मैं तो दूंगा भाई ताने, ज़ाहिर बात है। जब शो किसी और को दे दिया तो फिर ताने तो पड़ेंगे। अच्छा, हुमायूं की सबसे बुरी बात क्या है? ओए होए होए, ये कौन सी लिस्ट कौन सी वाली बताऊं? ये जिस तरह सोचा है ना, ये नहीं तो यार, हुमायूं इज डार्लिंग, इज अ सुपरस्टार फॉर कंट्री, एंड आई थिंक उसकी सबसे अच्छी बात ये है नहीं, कि मैंने अच्छी बात, हम सबको पता है वही अच्छी उसकी बात, बुरी हाँ। बात है। वो उसके साथ ना काफ़ी तो हमारे बैठे होते हैं, मैं उससे नाराज़ हो रहा होता हूँ और वो चुपचाप बैठा है तो कुछ खा रहा होगा, एंड ही टेक्स इट, वो कभी भी रिएक्ट नहीं करता। हाँ। तो कभी का रिएक्शन ज़रूरी होता है, उसके बाद ना काम अच्छा होता है। ओए, ओए। वो सुनता है और उसके बाद वो कहता है ओके करूँगा तो वही। नदीम बे को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? किस तरह से? आई डोंट नो, आपने नहीं, जुमला कंप्लीट करना है। अच्छा, नदीम बे को फोकस एक्सरसाइज पे कम और काम पे ज़्यादा करना चाहिए। क्यों जे तुम्हें मसला है मेरी बॉडी से? ओए मारना है इसने। वो नॉटी होता जा रहा है ना, अभी 40 का भी नहीं हुआ लेकिन नॉटी हो रहा है। ओहो, नहीं नहीं, उसका बनता है, हक बनता है। ओके, वासिफ चौधरी की अगली फिल्म कौन सी होनी चाहिए? जिसमें वो खुद ना हो। ये जवाब आपके लिए था। कितना खुश हुआ। सर अहमद नहीं लाल नहीं, हो गया खुशी मैंने से। मैंने कुछ अहमद खुशी से लाल हो गया कि ठीक है, इसका मतलब मेरा रोल तो आया है। नहीं 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 नहीं। अच्छा जी, क्या सलमान भाई को क्रिकेटर होना चाहिए था या एंटरटेनर होना चाहिए था? यार वो क्रिकेटर तो थे हाँ। और क्रिकेटर हैं, और बाय हार्ट ही इज अ बिग, वो क्रिकेटर ही उनको होना चाहिए, एंटरटेनर नहीं। वो क्रिकेटर बेहतर है। महविश हयात की अगली फिल्म AR भाई के साथ होनी चाहिए या किसी और के साथ? अच्छी फिल्म होनी चाहिए, दैट्स इट। दैट्स इट। ओके, खलीलुर रहमान कमर को एक वर्ड में डिफाइन करें आप जल्दी से। बेस्ट डायलॉग राइटर इन साउथ एशिया। यार ये नहीं, ये मतलब एक वर्ड भाई। ये वर्ड नहीं है। बताओ जी। सी 5 वर्ड तक सही है। 5 वर्ड, ओके ओके डन। मैं डायलॉग राइटर नहीं हूँ ना, उन्हें आपको दे देता। एंड लास्ट, अहमद अली भट्ट मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और तीनों सर, थैंक यू वेरी मच जे फॉर टेकिंग टाइम आउट। एक्सक्यूज मी, आपने Excused। आपने सच भी बोला, आपने झूठ भी बड़ी प्यारी से खूबसूरत स्माइल कुची कुची करके बोल दिया, लेकिन थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आई हैव सीन यू ग्रो ओवर द ईयर्स एंड आई हैव लर्न फ्रॉम यू, even though me and you fight every now and then. But one thing that I really admire about you is how true and how honest you are, always about your friends and about your work. और अल्लाह इसी तरह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। 2 साल बाद फिर से आपको यहाँ बिठा के पूछूंगा कि भाई अब ये क्यों किया है। मैं आपको फिर जवाब दूंगा। ख़वातीन साथ, मुझे अहमद भट्ट को इजाज़त दीजिए। एक्सक्यूज़ मी, मैं आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।